उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। चंपावत से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि नेपाल के नागरिकों ने पत्थर फेंका है। टनकपुर से यह खबर। कॉम्बिंग में बॉर्डर गए थे एसएसबी के जवान और एसएसबी के जवानों पर पत्थर नेपाली नागरिकों की ओर से फेंके गए हैं। नो मैंस लैंड में मिसिंग पिलर 811 के पास का यह मामला है। एसएसबी के अधिकारी ने आज बॉर्डर का दौरा किया। विवादित नो मैंस लैंड में ताबड़तोड़ तारबाड़ कर रहा है नेपाल और इसी जगह पर नेपाल के नागरिकों ने पत्थरबाजी की है। शुक्रवार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, कल का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। कमलेश भट्ट हमारे सहयोगी चंपावत से हमारे साथ मौजूद है। कमलेश, विवाद जो है वो बढ़ता दिख रहा है, बॉर्डर पर हालात ज्यादा गंभीर होते दिख रहे हैं। मेनका ये पूरा मामला मिसिंग पिलर जो 811 है नेपाल इंडो नेपाल बॉर्डर के ब्रह्मदीप के पास का लगा हुआ मामला है। पिछले 3 दिन और 4 दिन पहले से लगा ये सूचना आई थी कि नेपाल के द्वारा अपने नो मैंस लैंड जो विवादित क्षेत्र है वहां पर तारबाड़ करने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद एसएसबी वहां पर पहुंची थी और मौके पर अधिकारी भी पहुंचे थे। हमारे पास जो जानकारी है उसके बाद कल जब एसएसबी के जवान जब वहां पर जा रहे थे तो नेपाल के जो नागरिक है उन्होंने उन पर पत्थरबाजी करी है। हालांकि बॉर्डर का मामला होने की वजह से एसएसबी के जवानों ने सूत्र हैं हमारे वो बताते हैं कि वापस आने के बाद अपने अधिकारी को सूचना दी और उसके बाद अधिकारी वहां पर आए। हालांकि जो इंडो नेपाल का जो बॉर्डर है नेपाल के साथ हमारे मित्र के जो रिलेशन है और बॉर्डर के यहाँ के जो रोटी बेटी के रिलेशन है, इसके वजह से भी यहाँ पर जो अधिकारी हैं दोनों देशों के वो यहाँ पर वो करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब नो मैंस लैंड है और ऊपर से आपका इंडो नेपाल बॉर्डर कोरोना की वजह से सील है, तो ऐसे में नेपाल के नागरिक वहां पर कैसे पहुंचे? परसों न्यूज 18 भी जब वहां पर कवरेज करने पहुंचा था तब भी 50 से 60 नेपाल के नागरिक वहां आए थे। तो ऐसे में आज और उस दौरान भी जब अधिकारी वहां पर थे तब भी वहां पर काम चल रहा था तारबाड़। बिल्कुल कमलेश, आप नजर बनाकर रखें इस दिशा में अधिकारी, दोनों देशों के अधिकारी किस तरह की बातचीत उनके बीच होती है और आगे इस विवाद को किस तरीके से समाधान की ओर बढ़ाया जाए, इस पर भी आप नजर बनाए रखें। लेकिन फिलहाल सीमा पर तनाव की स्थिति नजर आ रही है। पहले यहां पर तारबाड़ की कोशिश नेपाल की ओर से, एक पिलर गायब हो जाता है और फिर उस पिलर के पास ही तारबाड़ नेपाल करता है और फिर अधिकारी जब कॉम्बिंग के लिए पहुंचते तो नेपाली नागरिकों की ओर से पत्थरबाजी। लगातार यहां पर हालात जो हैं वो गंभीर होते नजर आ रहे हैं। चलिए अब बात कोरोना से जुड़ी कर लेते हैं। सीएमआई हॉस्पिटल में कोरोना का संक्रमण फैला है। शनिवार को 22 और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव निकले। शुक्रवार को 2 डॉक्टर समेत 12 स्टाफ जिनमें कोरोना का संक्रमण मिला था और अब 22 और कोरोना पॉजिटिव स्टाफ की खबर सामने आ रही है हॉस्पिटल से। सीएमआई में कुल 34 स्टाफ इस वक्त कोरोना से संक्रमित है। अस्पताल प्रशासन का बयान सामने आया है कि सभी पेशेंट असिम्प्टोमेटिक हैं। बावजूद इसके सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि हॉस्पिटल में इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर और स्टाफ कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, तो अब आगे क्या? इधर बीजेपी नेता कुलदीप कुमार एम्स की जांच में कोरोना पॉजिटिव निकले। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं कुलदीप कुमार। बीजेपी नेता कुलदीप कुमार के बेटे को भी कोरोना का संक्रमण हुआ है। कुलदीप कुमार के क्लोज कांटेक्ट में 19 साल का उनका बेटा था। कुलदीप कुमार का चालक अमित सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। क्लोज कांटेक्ट में वो भी आए थे और पार्टी वर्कर चिराग गुलेरिया भी उनके क्लोज कांटेक्ट में आए थे और उनकी भी जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। और कोरोना का खतरा जेल तक पहुंच चुका है। देहरादून की जिला जेल में भी कोरोना का संक्रमण फैल गया। 1-2 नहीं कई मामले सामने आए। एक बैरक में रहने वाले 6 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बैरक में रहने वाले 85 कैदियों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जेल प्रशासन और कैदियों में अब हड़कंप की स्थिति है। बैरक में रहने वाले सभी लोगों को अब शिफ्ट किया जा रहा है। दून मेडिकल कॉलेज में इन्हें भर्ती किया जा रहा है। जेल को पूरी तरह से अब सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि नैनीताल जिला जेल में भी कोरोना का संक्रमण, वहां पर 4 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद यहां पर भी हड़कंप की स्थिति बन गई। 158 कैदियों में कोरोना फैलने का खतरा बन गया। 4 कैदियों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन की टीम के साथ जिला अस्पताल की एक टीम भी, डॉक्टरों की टीम भी जेल पहुंची और वहां पर सभी कैदियों की जांच की गई। जेल प्रशासन का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें, नैनीताल जेल और नैनीताल उधम सिंह नगर के कैदियों के लिए कोविड सेंटर के तौर पर इसे बनाया गया है। क्योंकि इतने कैदियों को एक साथ बाहर मूव कराना बहुत मुश्किल का काम है और पूरे जो जेल का स्टाफ है उन सब का सैंपल लिए जा रहे हैं आज ही
और उनको क्वारंटीन के लिए एक अलग से ये व्यवस्था की जाए कि कोई होटल दिया जाए। अभी जो 4 बंदी पॉजिटिव निकले हैं उनको हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल भेजने की हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बाकी लोग अभी यहीं कंटेंट हैं और उनके विषय में जो भी स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो चाहे विभाग हो, मंत्रालय हो या फिर जेल, हर जगह कोरोना का संक्रमण, कोरोना का खतरा। और अब एक और खबर रामनगर से, जहां पर सीओ कार्यालय की महिला कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव निकली है। कांस्टेबल के संपर्क में आए पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। कांस्टेबल के घर से जुड़े लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं और जांच हो रही है कौन कौन से लोग इस कांस्टेबल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं, उन सब पर अब नजर रखी जा रही है। और प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर सीएम भी अब सख्त दिख रहे हैं। सीएम ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और ये सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग बाहर से प्रदेश में छिपा कर आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में टेस्टिंग, सर्विलांस को बढ़ाया जाए। आपको ये भी बता दें कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 4 मैदानी जिलों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का भी फैसला लिया गया है। सर्विलांस को और एक्टिव करने को कहा गया है। जितना सर्विलांस होगा उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, टेस्टिंग कैपेसिटी हमको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने कहा ऐसे घबराने की जरूरत नहीं कि पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। मोर्टेलिटी कैसे रुके, इस पर सीनियर डॉक्टर्स को ध्यान देना है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी ऐसे पेशेंट हैं उनको सीनियर जो डॉक्टर हैं वो स्वयं उनको देखें। आपसी तालमेल, आपसी समन्वय ये बेहतर होना चाहिए, तभी हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। इधर चंपावत से बड़ी खबर, रेंजर की कार खाई में गिरी है और इस हादसे में वो बाल बचे हैं। रेंजर हेमचंद्र गहतोड़ी जो कि एक मीटिंग के लिए जा रहे थे और तभी उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। उन्होंने किसी तरह से कूदकर कार से अपनी जान बचाई है। सर्किट हाउस में मीटिंग के लिए जा रहे थे और उसी दौरान हादसे का शिकार हुए, लेकिन कार खाई में गिर गई। गनीमत रही कि वो सकुशल है। चलिए बात करते हैं कि किस कदर एक तरफ तो कोरोना संक्रमण से लड़ रहा है प्रशासन और शासन की तैयारियां उसकी ओर दिख रही हैं और दूसरी तरफ बदमाशों का आतंक भी बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीर देहरादून की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने देर रात एक शख्स से लूटपाट की है। मोबाइल फोन उसका लेकर भाग गया। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बसंत विहार कि गोविंदगढ़ की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और देहरादून से ही एक और तस्वीर सामने आई। यहां पर कैमरे में मारपीट की तस्वीर कैद हुई है। बताया जा रहा है कि दबंग ने पत्नी समेत परिवार पर हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो किसी ने अपने फोन में कैद किया, जो कि वायरल हो रहा है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरा मामला पटेल नगर संस्कृति कॉलोनी का बताया जा रहा है। हालांकि ये विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ था यह भी पूरी तरह से साफ नहीं, लेकिन पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर ही मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई में जुट गई है। उधर हल्द्वानी में गौलापार गांव के ग्रामीणों की परेशानी एक बार फिर सामने आ गई है। गांव और शहर के रास्ते में पड़ने वाली सूखी नदी शनिवार को सुबह अचानक उफान पर आ गई, जिसके बाद दूध लेकर शहर जा रहे कुछ ग्रामीणों की बाइक नदी में फंस गई। किसी तरह से वहां मौजूद लोगों ने बाइक को बाहर निकाला, बाइक सवार की जान बचाई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं उफनती नदी से किस तरह से ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं इस बाइक और बाइक सवार को बाहर निकालने के लिए। आपको बता दें, गौलापार विजयपुर गांव के लोग सूखी नदी पर पुल की लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं। खासकर मानसून के दौरान इनकी परेशानी बढ़ जाती है, जब नदी में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा रहती है। अपनी जान खतरे में डालकर लोग नदी पार करने को मजबूर होते हैं। हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। हमारे बरसात में बच्चे विद्यालय से वंचित हो जाते हैं और हमें जो है यहाँ से काफ़ी कठिनाइयों से पार करना पड़ता है। जैसे कि आपने अभी देखा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर ये नदी पार कराई बाइक से। तो ऐसे कई लोग हमारे जो बीमार हैं वो घर पर ही रह जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और हम लोग बाजार नहीं जा पाते।
उधर श्रीनगर के गढ़वाल के पास फरासू में पहाड़ी पर एक गाय फंस गई और उस गाय को फिर एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। बद्रीनाथ हाईवे से सटी भूस्खलन प्रभावित पहाड़ी पर 80 मीटर ऊंचाई पर यह गाय फंस गई थी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एसडीआरएफ को जब इसकी जानकारी मिली तो टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद गाय का रेस्क्यू किया। तो रस्सियों के सहारे एसडीआरएफ की टीम ने इस गाय को इस पहाड़ी से नीचे उतारा। उधर नैनीताल से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर रोड नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के दुर्गम पहाड़ी इलाके से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग महिला को कुछ लोग डोली में बिठाकर मुख्य सड़क तक ले जा रहे हैं। भीमताल ब्लॉक के मोरा गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। 85 साल की बुजुर्ग महिला बीमार हो गई थी, जिसके बाद महिला को हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन यहां सड़क न होने की वजह से ग्रामीण 5 किलोमीटर तक इसी तरह से डोली में बिठाकर महिला को पहाड़ी चढ़ते नजर आए। उधर पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला मुनस्यारी लीलम रोड बरसात में पूरी तरह से खराब हो चुका है। आलम अब यह है कि मिलम जाने वाले आईटीबीपी के जवान अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सीमाओं तक पहुंचने के लिए पहाड़ी को इस तरह से पार कर रहे हैं। यहां पर बीआरओ की रोड चलने लायक अब बची नहीं, जिसकी वजह से जवानों को पहाड़ियों को इस तरह से रस्सियों के सहारे और पैदल पार करना पड़ रहा है। और पिथौरागढ़ की ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बारिश के बाद कई इलाकों में भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हैं। वहीं हरकोट से एक तस्वीर आई जहां महिलाएं पुलिया बनाती दिख रही हैं। लकड़ी से पुलिया बना रही हैं महिलाएं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ पर जिंदगी कितनी मुश्किल है। तो बारिश के दौरान गदेरों में या नालों में पानी का बहाव बहुत तेज होता है। गहराई या चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वो खतरनाक हो जाता है और ऐसे में पुल की जरूरत होती है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं देता तो गांव वाले खुद बनाने लगते हैं। इधर नैनीताल से जहां पर सुआलबाड़ी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, ये बड़ी खबर। तीनों शवों को खाई से बाहर निकाल लिया गया। तीनों लोग हल्द्वानी में किसी परिचित की अंत्येष्टि के बाद लौट रहे थे बागेश्वर, और इसी दौरान सुयालबाड़ी के पास बोलेरो 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। उत्तराखंड में पहले सवाल इस बात को लेकर था कि देश भर के श्रद्धालु कब 4 धाम के दर्शन कर सकेंगे, और यात्रा खोलने के इस फैसले के 24 घंटे के भीतर सियासत भी शुरू हो गई। सीएम से जब पूछा गया कि तीर्थ पुरोहित कोरोना के हालात में यात्रा शुरू करने का विरोध कर रहे हैं, तो सीएम ने सीधे कांग्रेस को निशाने पर लिया। सीएम ने कहा कि विरोध करने वाले तीर्थ पुरोहित नहीं बल्कि कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जिन्हें वो नाम और शक्ल से 20 सालों से जान रहे हैं। जो सामने आ रहे हैं वो तीर्थ पुरोहित नहीं बल्कि कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जो बार बार जो देखने में आ रहा है। मैं बाई नेम उनको जानता हूँ, शकल से भी जानता हूँ, और आज से नहीं, उनको 20 साल से जानता हूँ। इसलिए वो तीर्थ पुरोहित ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये केवल कुछ लोग जो कांग्रेस के जुड़े हुए लोग हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो पहले मांग हो रही थी कि आखिर राज्य के बाहर श्रद्धालुओं के लिए यात्रा कब खुलेगी। अब जब यात्रा का रास्ता साफ हो गया है तो अब सवाल उठ रहे हैं कि कोरोना में क्या ये जरूरी है। चलिए, इधर उत्तराखंड में सरकार का करीब 1.5 साल का वक्त अब बचा है, और ऐसे में ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, टिहरी के डोबरा चांठे पुल, ऑल वेदर रोड जैसे बड़े कामों का लोकार्पण त्रिवेंद्र सरकार अपने हाथों करना चाहती है, ताकि इन सब का फायदा 2022 विधानसभा चुनाव में उठाया जा सके। लेकिन कांग्रेस को यह फैसला रास नहीं आ रहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि रेल लाइन हो या ऑल वेदर रोड, बड़ी योजनाओं का शिलान्यास उनकी सरकार में हुआ, लेकिन बीजेपी उद्घाटन करके क्रेडिट अपने नाम करना चाहती है। वहीं सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए में हजारों शिलान्यास किए, पर बाकी प्लानिंग नहीं की गई। हम ऑल वेदर रोड की बात करते हैं, वो ऑल वेदर रोड तो कांग्रेस के जमाने में स्वीकृत हुई। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप रेल मार्ग के निर्माण की बात कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस के जमाने में स्वीकृत हुआ था। ऐसा थोड़ी है कि अगर किसी के जमाने में कोई चीज स्वीकृत हो जाए और
वो काम हो तो उसका श्रेय सिर्फ जो है वर्तमान सरकार को मिलेगा। नए प्रोजेक्ट हैं, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को केवल ये कह के कि शुरुआत करेंगे नहीं करेंगे, पैसा है या नहीं है। अब ये कह देने से प्रदेश का विकास करना है, विकास तो नहीं होगा, उसके लिए प्लानिंग योजना बनानी पड़ेगी। तो कांग्रेस ने न कोई योजना बनाई, न कोई प्लान किया, न किसी में फंड दिया, न पैसा दिया। तो इस कारण से कांग्रेस में, और फिर राजनीतिक व्यक्तियों की समीक्षा हर 5 साल में उनके किए हुए कामों की समीक्षा, विकास की समीक्षा जनता करती है, जनता ने कर दी। तो इन परियोजनाओं का उद्घाटन कब होगा यह भी साफ नहीं, लेकिन सियासत जरूर शुरू हो चुकी है। इधर उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शुरू करने को लेकर शनिवार को प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपी गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप खरोला और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन अरविंद सिंह समेत अधिकारियों ने ये रिपोर्ट सीएम को सौंपी, जिसमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 1100 एकड़ जमीन की देख ली गई है। फिलहाल उधम सिंह नगर में पंतनगर एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, वो 267 एकड़ में फैला हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि 1100 एकड़ में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होने के बाद वहां इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी शुरुआत हो सकेंगी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से राम मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल उठाने को लेकर हरिद्वार के साधु संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। साधु संतों ने कहा कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कांग्रेसी मानसिकता के व्यक्ति हैं और वो साधुगिरी कम राजनीति ज्यादा करते हैं और वो हमेशा ही कांग्रेस का गुणगान करते रहे हैं, इसलिए वे राम मंदिर के किसी भी काम का विरोध ही करेंगे। जबकि आप उसको प्रारंभ करना ही चाहते हैं और उस मॉडल को बढ़ा ही रहे हैं, तो फिर उसके लिए एक आदर्श रूप जो कि पहले से निश्चित था उसी को आपको अपनाना चाहिए। मनमाना आप क्या बना रहे हैं इसका लोगों को जब तक जानकारी न हो तब तक वो कैसे समझें कि मंदिर बनाया जा रहा है कि स्मारक बनाया जा रहा है। ना तो राम जी से कोई लेना देना है, ना मंदिर से लेना देना है, क्योंकि इनकी मेन जो पृष्ठभूमि आज से नहीं, इनकी नियत में शुरू से ही खोट थी और उस खोट का कारण है कांग्रेसी मानसिकता। चलिए यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।